साथियों नमस्कार। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे पत्रकार साथी अशोक जलंधरा जी और दूसरे साथी हैं राजेंद्र स्वामी लवली जी। दोनों ही राजनीति के अच्छे जानकार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उस पर गहरी पकड़ रखने वाले मित्र हैं। जलंधरा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अभी आतंकवाद का जो इतिहास है वो बताता है कि भले वो अमेरिका रहो या फ्रांस रहो, दोनों बेहद त्रस्त रहे हैं। और ऐसे में जब पहलगाम हुआ तो हमारे देश की सरकार ने दुनिया के कोने कोने में अपने डेलीगेट्स भेजे हैं। तो क्या ये जो आप ये कहें कि ट्रंप का जो ट्वीट आया था उसके बाद जो किरकिरी हुई, उस किरकिरी का डैमेज कंट्रोल है या कुछ और है आपकी नज़र में? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और इसमें ख़ास तौर से आपने फ्रांस और अमेरिका का जहाँ जिक्र किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति जॉन मैक्रों ने एक बार कहा है, राष्ट्रवाद हमें दूसरों से डराता है। डराना मतलब आतंक पैदा करना, भय पैदा करना। डराने से तात्पर्य उनका यही है और इसे ही हम कहेंगे कि यही आतंकवाद है। आतंकवाद से जो है लगभग बड़े ख़ास तौर से जो देश हैं वो पीड़ित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनमें अमेरिका पे जो 9/11 का जो वार हुआ, जो घटना हुई है 9/11 की, और इसके अलावा जो मिडल ईस्ट है हमारा, वो उसका जो वहाँ का जो प्रभाव है वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। तीसरा ये है कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है, भारत का जो बंटवारा है वो जो है वो हिंसा की बुनियाद पर हुआ है। एक तरीके से दोनों देशों का जो बंटवारा है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो बना वो उस समय उनकी एक डिमांड थी कि भी हम एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र हैं। उन्होंने एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की और जिन्ना इस मामले में कामयाब हो गए। इसके बावजूद हिंदुस्तान से बहुत सारे जो मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान नहीं गए। इसका मतलब ये है कि जिन्ना की जो थ्योरी थी कि भी दो धर्म द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो उन्होंने अपनाया था वो कारगर नहीं हुआ, वो सफल साबित नहीं हुआ। और मुसलमान जो है वो हमारे देश में रहे और वो संघर्ष करके रहे। उन्होंने ये साबित किया कि भारत ही हमारा राष्ट्र है। तो जहाँ तक बात है अभी जो आतंकवाद की बात है, तो आतंकवाद से परेशान भारत लंबे समय से है और इसके पीछे के जो कारण हैं वो हमारे बंटवारे से है। जैसे कश्मीर समस्या है हमारी, इसके अलावा जो कश्मीर की वजह से कह सकते हैं या बंटवारे की कहीं न कहीं कोई खामियां रही है उनको कह सकते हैं। उस वजह से दोनों देशों को 3 लड़ाइयां झेलनी पड़ी है। इसके अलावा छोटे मोटे और युद्ध हुए हैं। तो ये जो जहाँ तक बात है ना इसकी डेलीगेट्स की, तो डेलीगेट्स का जहाँ तक बात है ये आपकी विदेश नीति पर निर्भर करता है कि आपकी विदेश नीति कैसी है। अगर आपकी विदेश नीति बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, आपकी विदेशों में आपके अच्छे संबंध हैं, तो आपको समर्थन स्वतः मिल जाना चाहिए था। अगर
समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपकी विदेश नीति में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ रही है। हो सकता है कि शुरू से ही विदेश नीति में गड़बड़ हो, लेकिन हम जो नया एक जो दौर आया है पिछले 11-12 वर्षों में, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल करके जो एनडीए की सरकार चला रही है, जो इस देश को इस वक्त बीजेपी की सरकार जो चला रही है, उसमें एक खास चेहरा जो है उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है, और वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 सालों के अंदर 171 देशों के दौरे किए। 171 से मतलब है कुछ देशों में उन्होंने 4 या 5 बार भी दौरे किए हैं, कुछ देशों में 1 या 2 बार किए हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक बार ये स्वीकार किया जा चुका है कि प्रधानमंत्री के हर दौरे पर एवरेज 25 करोड़ रुपए, 22-25 करोड़ रुपए बैठते हैं। इस लिहाज से कम 3-3.25 हजार करोड़ रुपया, 3200 करोड़ रुपया के आसपास हमने इस पे खर्च किया है कि विदेश में हम अपनी साख बढ़ाएं, हम विदेश के अंदर लोगों से बात करें। अब इसके अलावा कुछ घटनाएं और हुई है, कुछ लेवल पे हम ये कह सकते हैं। ख़ास तौर से अभी 2023 में शायद हुआ है एक G20 सम्मेलन हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में, जिस पर 4100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 4100 करोड़ रुपए का खर्चा वो हुआ है। उसमें जो G20 ग्रुप के जो लोग हैं, जो देश हैं हमारे, चाहे वो इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, बहुत सारे जो देश हैं वो G20 के मेंबर हैं, उन्होंने शिरकत की। जी समिट हुआ और हमने उस पर 4100 करोड़ रुपए खर्च किए। किस के लिए ये सम्मेलन हुआ, किस बात पे खर्चा किया? क्या हमारी सामरिक गतिविधियों के ऊपर, क्या हमारी भौगोलिक और जो आर्थिक या राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई? हम इसमें कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं? आज जब एक घटना हुई इतनी बड़ी, पहलगाम की जो घटना है, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कम से कम 33 देशों के अंदर हमारे डेलीगेट्स गए हैं, जिसमें कुछ जो हमारे जो राजदूत रहे हैं, विदेशी राजदूत रहे हैं, जो विदेशों में और में विदेश मंत्रालय के अंदर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो हैं। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं, उन लोगों के दौरे हैं। अब जब आपकी विदेश नीति 171 देशों में दौरा करने के बाद में भी आपकी हालत यह है कि आपको अपनी सफाई देनी पड़ रही है, या अपना ये कहना पड़ रहा है कि हम इससे आतंकित हैं, हम इससे परेशान हैं, हम इन घटनाओं से, या एक लोगों को लामबंद करने का, वर्ल्ड को एक लाइन में रख करके उन लोगों को बताने की, सफाई देने की हमें नौबत आई पड़ी है। तो फिर ऐसे हज़ारों करोड़ रुपया मोदी जी ने क्यों उड़ा दिया? सवाल ये है। मोदी जी के हमने कई बार देखे हैं, कुछ देशों के अंदर, एक देश के अंदर वो गए हैं तो उनको वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इस तरीके से परिचय करवा रहा है कि वो स्टेज पर आएंगे इस तरीके से जैसे कोई रॉक स्टार आ रहा हो। तो भाई रॉक स्टार आ रहा है या प्रधानमंत्री की फिर क्या क्या प्रासंगिकता है? अब सवाल ये है कि भी आपके जो डेलीगेट्स जो गया है, डेलीगेट्स ने वहाँ जाकर के क्या किया है? क्या फ्रांस में हमारा एक वहाँ की भी आईडी है बकायदा, इंडिया इन फ्रांस, इंडिया इन रसिया, एक सऊदी अरब के साथ में भी एक हमारे जो लोगों के तालमेल के लिए एक कमेटी बनी हुई है, संगठन बने हुए हैं, और बहुत सारे देशों में हमारे संगठन हैं। तो उन संगठनों के साथ में हमारी क्या बातचीत हुई? आप अमेरिका में गए हैं, अमेरिका में किन से मिले आप?
अमेरिका में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बता रहे हैं आप, वो जो डेलीगेट्स में जो गए हैं जो लोग, वो कह रहे हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या सवाल किया, उन सवालों के क्या जवाब दिए आपने, और उनकी परिणति क्या रही है, ये चीज़ें आनी चाहिए थी, ये कहीं नहीं है। तो जो इनके जो प्रभारी हैं आपके विदेशी मामलों के जो प्रवक्ता हैं जायसवाल जी, वो भी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए हैं अपनी बहुत सारी जो एक्स जो है हैंडल है उस पर, कि भाई उन्होंने जानकारी दी है कि भी ये डेलीगेट्स यहाँ गए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर के क्या किया, क्या उनको जवाब मिले हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तो डेलीगेट्स का जो है वो जीरो करना चाहिए परिणाम। जीरो। राजेंद्र जी, पहलगाम होने के बाद में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ 2 बार, और उसकी जो खास बात मैं कहूँ, खास तो क्या खराब बात थी, लेकिन उसको खास की तरह हम कहेंगे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका होना बहुत ज़रूरी था उन बैठकों में, वो दोनों ही बार नदारद थे। और इस तरह से जब कोई देश का मुखिया इतने बड़े काम पे, इधर तो हम विदेशों से समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े डेलीगेट्स भेज रहे हैं, इधर आप अपनी सरकार के, अपने देश के मुखिया और महत्वपूर्ण मुद्दों पे बैठक होने के बाद आप सीरियस नहीं हो कि उनमें शामिल हो जाओ। तो ये जो सारा तामझाम है वो क्या है, मतलब इस तरह की नीति क्या बताती है, किस तरह का मैसेज देती है? सुभाष जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीति रीतियों पे ये सरकार चली नहीं। आप जब भी इनसे कोई बात करेंगे, जब भी कोई सवाल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपनी सत्ता संभाली है, आप एक इवेंट ऐसा बता दो जिनको इन्होंने सिर्फ राजनीति के रूप में उपयोग नहीं किया और सवालों के सही सही जवाब दिए। ये देश का बहुत ही दुर्भाग्य है कि मुखिया, जिसको कि हर परिस्थिति में सामना करना चाहिए, दुनिया के सामने अपनी बात कहनी चाहिए, वो मुखिया अपने ही देश के सांसदों, जो कि जनता द्वारा चुने गए, वो सिर्फ इस बात पे बात करना चाह रहे हैं कि ये जो एपिसोड हो रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद का जो पोषित करके हम पर प्रेषित किया जा रहा है, उस पर चर्चा करनी थी। उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब आप अपने सांसदों, अपने मंत्रियों के साथ नहीं हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि वो व्यक्ति कितना सीरियस होगा अपने देश के प्रति, अपनी नीतियों के प्रति। हमें सबसे पहले जो सवाल, अभी अशोक जी एक बात कर रहे थे कि आतंकवाद को पोषित करता है पाकिस्तान और उसके लिए हमने डेलीगेट्स भेजे। हमें डेलीगेट्स भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ उठता है कि ये तो एक ऐसी बात हो गई ना कि इस सूचना तंत्र के युग में भी हमें ये बताना पड़ रहा है कि हम क्या हैं और वो क्या है, जबकि ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं, हम जानते हैं, ऐतिहासिक तथ्य ये प्रस्तुत करते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को अपने आतंकवाद का भाजक बनाया है। अब इतने बड़े विषय पर यदि देश का मुखिया किसी रीति नीति को तय करने के लिए नदारद है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि वो व्यक्ति अपने देश के प्रति कितना संवेदनशील है, मुद्दों के प्रति कितना संवेदनशील है। और वही व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेरा मुखिया है, मेरे देश का मुखिया है, जिस पर हम बात करते हैं तो बहुत ही संजीदा तरीके से करनी पड़ती है, वो उस इवेंट को शुरू कर चुका है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लेकर। एक तरफ तो बहुत सीरियस बातें चल रही हैं देश में, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो व्यक्ति बजाय अपने सांसदों, मंत्रियों और देश के बुद्धिजीवी वर्ग की बातों का जवाब देने के लिए, उनके साथ बैठ के चर्चा करने के लिए, वो बिहार में अपनी सभा कर रहा है। रोड शो भी चल रहे हैं, और रोड शो तो एक परंपरा ही है इसकी। आप देखते हैं कि मेरे देश का मुखिया, हमने जब से इनको चुना है उसके बाद आज तक, मुझे एक बात बता दीजिए कि ये प्रेस के सामने आकर अपनी बात को बेबाक कह पाया हो। वहीं से कोई भी चोर व्यक्ति, अगर मैं चोर हूं तो मैं आपसे आंखें नहीं मिला पाऊंगा, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, और उसके दुष्परिणाम आना शुरू हो गए थे। और आज स्थितियाँ ये हो गई हैं कि जिस संसद को हम विश्वसनीय मानते हैं, जिन संसद के पटल पर
खड़े होकर अपनी बात को कहते हैं, इतिहास बनता है, और ये खुद कहते हैं कि संसद मंदिर है। उस संसद में बैठने वाले लोगों को जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके साथ बैठ के इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। इससे बुरा दिन इस देश के लिए आने वाला नहीं है सुभाष जी, मुझे जहाँ तक लगता है। एक मुखिया को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, ये इतिहास बताता है इस देश का। अशोक जी, आप ये कहें कि पहलगाम जब हुआ तो ये रहा कि कातिल कौन है। फिर एक बात निकल गई कि या तो पाकिस्तान के लोग हैं या पाकिस्तान समर्थित लोग हैं। अगर वो पाकिस्तान की सीमा से इधर आए हैं तो आपको ध्यान होगा कि इस घटना के थोड़े दिन पहले, यानी मेरे ख्याल से 7-8 अप्रैल का समय होगा, जब गृह मंत्री ने दौरा किया था घाटी का, और घाटी से लौटने के बाद लगभग देश को आश्वस्त किया था कि घाटी में सब कुछ ठीक है। लेकिन 2 सप्ताह बाद इतनी बड़ी घटना घट गई। तो एक तरफ हम कहते हैं कि देश की सीमाएं बहुत चाक चौबंद है और घर में घुस के मारने वाली बात है। अगर हम कहें कि वो लोग पाकिस्तानी थे तो वो हमारे घर में घुस के हमें मार गए, वो तो मतलब जस्ट रिजल्ट उल्टा हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा ये कि जो पर्यटक स्थल था वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया था। और जी हाँ बेहतर, तो उस ऐसी जगहों पे इतने लोगों को एक तरह से लावारिस छोड़ देना, और फिर कोई आदमी आते हैं और 4 लोग आते हैं, बहुत आराम से उनको मारते हैं, मार के वापस चले जाते हैं, और उसके बाद में हमारे पकड़ में भी नहीं आते। तो ये सारे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हो? कहाँ कमजोरी रह गई? कितनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? और उस चूक पे आज तक बात नहीं हो रही, उसको कालीन के नीचे दबाया जा रहा है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है। देखो जी सुभाष जी, जहाँ तक आतंकवाद के ये जो पहलगाम की जो घटना है, अकेली पहलगाम की घटना ही क्यों लें हम, बहुत सारी इस देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं हुई है। जो करगिल पे अगर मैं आऊँ, एक बार संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जब ये करगिल वाला जब कांड हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस दौरान कुछ घटनाएं एक साथ में अगर हम देखेंगे ना, सीरियल वाइज, हर 6-6 महीने बाद की जो घटनाएं हैं, तो उससे लगता है कि भी हमारे, या तो हमारे प्रधानमंत्री कहीं सीरियस नहीं है, कहीं गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि हमारे उस जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, वो भी गंभीर नहीं है। वो पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण है वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को नानी याद दिला देंगे, और उसके कोई 4-6 महीने की अवधि के बाद में वो पाकिस्तान लाहौर यात्रा करते हैं। और लाहौर यात्रा का परिणाम ये होता है कि इनके यहाँ ये दिल्ली पहुँचते नहीं हैं, उससे पहले मीनारे पाकिस्तान को पानी से धो करके और उसको पाक किया जाता है, उनके शब्दों में कथित रूप से उसको पाक किया जाता है। क्या वाजपेयी जी को चाहिए नहीं था कि भी हम कितने सीरियस हैं, या पाकिस्तान जो है हमारे साथ में बेहतर संबंध बनाने के लिए कितना सीरियस है? उसके बाद पाकिस्तान से जो अपने पाक अधिकृत कश्मीर है, POK, उसके कुछ इलाकों में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, कुछ कैंप चल रहे थे, और उन कैंप के बारे में और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ से जो आ रहे थे उसके बारे में वहाँ के कुछ भेड़ पालकों ने, गडरियों ने, जो वहाँ की जो कल्चर है उसमें जिनको बकरवाल कहते हैं, उन लोगों ने फीडबैक दिया कि भाई इस तरीके की यहाँ गतिविधियाँ हो रही है और हमारे लिए ये खतरनाक है, और उसके बाद में करगिल हो गया। इसका मतलब हमारा इंटेलिजेंस भी बिल्कुल फेल था। तो इंटेलिजेंसी, अब हम ये कहेंगे कि इंटेलिजेंसी फेल है, या ये है कि भी इंटेलिजेंसी के जो कहती है उसके प्रति हम सीरियस है ही नहीं। सामान्य रूप से हम कहते हैं कोई व्यक्ति के लिए कि तू यार भेड़ चराता है क्या? अब हाँ, तो भेड़ चराने वाला व्यक्ति जो सबसे माना जाता है, वो जब ये सूचना देता है तो इसका मतलब इंटेलिजेंस तो बिल्कुल फेलियर था। अब ये है कि भी ताज़ा जो घटनाक्रम है इसके अंदर,
7 या 8 तारीख को जब अमित शाह जी गए थे वहाँ दौरे पर, और उसके लौटने के बाद में मुश्किल से 10 या 12 दिन के बाद 19 अप्रैल को ये जो चिनाब पर जो पुल बना है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसका झंडी दिखानी थी उनको, उद्घाटन कर रहे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा जो रेल ब्रिज है 272 मीटर ऊंचा है, आज उसका कर रहे हैं। इसका उद्घाटन 19 अप्रैल को होना था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 19 अप्रैल थी। और 19 अप्रैल से पहले हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में हैं, जो भले चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या कोई इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या कोई दूसरे तीसरे जो जितनी भी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने उनको फीडबैक दिया होगा, तभी तो वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ 19 तारीख का। 19 अप्रैल को जो प्रोग्राम होना था, स्थिति अच्छी नहीं है, वो कि भाई आपके लिए यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति कैसी है, स्थिति क्यों नहीं अच्छी है, क्या कारण है, उन कारणों पर या उन पर हम गए नहीं, हमने उसे गंभीरता से लिया ही नहीं कि भी क्या हो सकता है। अब जहाँ तक बात है ना 22 रन की, जो घटना पहलगाम का जो पर्टिकुलर जो इलाका है जिसको कहते हैं 22 रन, वो पहलगाम से थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे पड़ता है और बड़ा अच्छा एक तरीके से स्पॉट है जहाँ लोग सैर सपाटा के लिए जाते हैं। ऑलमोस्ट अभी लोग कह रहे थे कि भी यहाँ जो है ना आमतौर पर 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ लगी रहती है। 3-4 हज़ार लोग तो अमूमन रहते हैं, 3-4 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ पे एक सिंगल सिक्योरिटी का कोई आदमी नहीं है, पुलिस का आदमी नहीं है, कोई बीएसएफ का कोई आदमी नहीं है, कोई हथियारबंद कोई हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है वहाँ, और 3-4 हज़ार लोग वहाँ रोज़ाना रहते हैं, ये फीडबैक मिला था। तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहिए कि भी ये कैसे हुआ, क्या हम सीरियस नहीं है या मतलब किसी चीज़ को देख कर के आँख जो है बंद कर लेना, क्या ये ऐसा है? तो ये है। राजेंद्र जी, पहलगाम में जो घटना घटी उसको लेके विदेशों में हमारे डेलीगेट्स गए और उन डेलीगेट्स में आप ये मानिए कि देश के जो मुख्य विपक्षी दल है उनके भी लोग हैं, सरकार में होने वाले मतलब उन सांसदों के अलावा कुछ और लोग हैं, जो ये दिखाता है कि हमारे देश में बहुत बड़ी एकता है। लेकिन जब देश में सरकार से वही विपक्ष के लोग, वही सांसद या जनमानस में से कोई व्यक्ति या कोई बुद्धिजीवी, कोई लेखक, कोई कवि, कोई पत्रकार जब सवाल करता है इस बात के कि घटना क्यों घटी और सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इस तरह के सवाल उठाता है, उस वक्त ये पक्की बात है कि आप या तो कहेंगे आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, या आपको ये कह जाएगी कि आप तो जैसे पहले होता था भाई कि आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग के व्यक्ति हो, या आप कुछ और हो, या इस देश में रहने लायक नहीं हो, मतलब इस तरह की चीज़ें कही जाती है। तो उधर विश्व मंच पे तो एकता दिखानी और लोकल लेवल पे कोई अगर सवाल उठा दे, इवन कि अगर सरकार से सवाल करता है तो वो कहते हैं कि आप तो देशद्रोही हो, यानी मोदी जी देश हो गए, व्यक्ति नहीं रहे। कुल मिला के उनका उद्देश्य ये होता है कि एक कवच है उनकी तरफ कि नहीं, मोदी जी इसको सवाल नहीं करोगे, क्योंकि वो तो उनको बायोलॉजिकल मानते ही नहीं, वो तो उनको एक तरह का अवतार मानते हैं कि मोदी तो अवतार है, अवतार से आप सवाल नहीं कर सकते, और कर लिया तो मोदी जी का मतलब इक्वल टू देश। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है, इसको आप कैसे देखते हो? सुभाष जी, ये एक दिन में नहीं हुआ है, हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि सवाल पूछने की परंपरा को धीरे धीरे मारा गया, और धीरे धीरे मारने में सरकार ने इसके लिए बहुत बड़े इवेंट रचे, बहुत खर्चा किया, आईटी सेल्स बनाए और युवा पीढ़ी को इतिहास के मामले में भ्रमित किया। इतिहास आज पढ़ा नहीं जा रहा, और युवा पीढ़ी के बारे में जो कि एक वाक्य प्रचलित हो गया है, एक कहावत सी बन गई है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं क्या। इसका अर्थ यही है कि हम जो हमें परोसा जा रहा है सत्ता द्वारा, जो इतिहास हमें दिखाया जा रहा है उसको देख रहे हैं, और जब उससे कोई क्वेश्चन निकल के आता है, कोई बुद्धिजीवी जैसा कि आपने कहा है बात करता है,
तो सरकार को ये मंजूर नहीं है। मंजूर क्यों नहीं है? अगर आप इतिहास को जानते हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। इन्हें सवालों से कोई लेना देना नहीं है। और इस एपिसोड में जो कुछ भी हुआ है वो तो बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक है। नेशनल मीडिया पर इस वक्त जो परोसा जा रहा है वो ये है कि एक एंकर भी सरकार की भाषा बोल रहा है। एक एंकर जब सरकार का प्रतिनिधि जो प्रवक्ता फंस रहा होता है तो एक सप्लीमेंट्री सवाल खड़ा करता है कि उस वक्त भी तो ऐसा हुआ था। और सच ये होता है कि एंकर खुद स्टडी करके नहीं आ रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो परोसा गया है या जो कुछ भी प्रायोजित हो रहा है उसको लेके आ रहे हैं। इस परंपरा ने सवाल पूछने की जो स्थितियां हैं उनको कुंद कर दिया है। और अब जब डेलीगेट्स गए हैं वहाँ जाके हमने अपने देश की एकता को प्रदर्शित किया है। नो डाउट किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लगे कि हमारा देश अलग अलग मज़हब, जातियों या किसी और मुद्दे पर लड़ रहा है। वहाँ जाके बिल्कुल सब गौण कर दिया गया। हमारे डेलीगेट्स ने इस बात को रखा कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से वो ठीक नहीं हो रहा है और जो सूचनाएं हमने देनी थी वो उन तक पहुंचाई। लेकिन इसमें एक बहुत ही लैक है सुभाष जी कि विश्व के किसी भी मीडिया हाउस ने इसको कवर नहीं किया है। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया, हो सकता है कुछ बात रहा हो, लेकिन मौजूदा जो भी सत्ताएं हैं उन सत्ताओं के मुखिया ने भी डेलीगेट्स के साथ सीधी सीधी बातचीत नहीं की है। और जो संदेश यूएनओ ने दिए हैं और देशों ने दिए हैं वो तो बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक है। पाकिस्तान को हम लोग बिल्कुल अलग थलग डालने की कोशिश में गए थे, लेकिन देखने को क्या मिला? वो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सत्ता को ये लगा कि जब देश में हम सवाल पूछने वालों का मुंह बंद कर सकते हैं तो दुनिया में भी कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं है। देश के लोग इस भावना में बह गए कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पाकिस्तान को जवाब मिल गया, इसलिए बात खत्म। लेकिन हमारी जो सामरिक रणनीति थी वो फेल हुई। कितनी सक्सेस रही, किस तरीके से हमने जो पाकिस्तान के साथ व्यवहार किया उसका सही परिणाम था या नहीं, इस बात का जवाब जब सत्ता नहीं दे पा रही थी उसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी ने एक बहुत ही शानदार बात कह दी और एक सोसा छोड़ दिया जो सवालों की झड़ी लग गई। जब उनसे पूछा गया, सिंगापुर में ब्लूमबर्ग कोई संस्था है और वो पत्रकारिता के लिए मशहूर है, तो उन्होंने बहुत संजीदा तरीके से कहा कि हाँ, युद्ध होते हैं तो नुकसान होता है। युद्ध के या ऑपरेशन के प्रारंभिक दौर में हमने कुछ गलतियां की और उससे हमें नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई हमने अगले 2 दिन के अंदर कर ली। तब एक सवाल और खड़ा हो गया कि जो भारतीय जनता या विपक्ष या जनमानस पूछ रहा था कि हमने पाकिस्तान को जो जवाब दिया है उसमें हमें किसी प्रकार का नुकसान हुआ या नहीं, या विपक्ष का एक लीडर वो बार बार पूछ रहा था जिसको कि आप गद्दार पाकिस्तानी या पाकिस्तान का सपोर्टर शो कर रहे थे, राहुल गांधी, वो क्या गलत पूछ रहा था? और सीडीएस ने एक बात कही है, उसमें बहुवचन शब्द काम में लिए। उसने कहा कि हाँ, हमारे नुकसान हुआ है और एक से अधिक, या जब संवाददाता ने उसने पूछा कि क्या 5 या 6, तो उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि ये बात कोई मायने नहीं रखती कि क्या हुआ, कितने गिरे, लेकिन ये मायने रखती है कि अंततः हमने अपने ऑपरेशन को सक्सेस कर लिया। तो सवालों को मारने की परंपरा ये बहुत ही खतरनाक है, खासतौर पे लोकतंत्र में। और इस परंपरा को एक दिन में बड़ा नहीं किया गया, एक दिन में इसको आपके सामने नहीं रखा गया। 11 वर्ष से यही हो रहा है कि किसी ने भी सवाल उठाया उसको पाकिस्तान भेज दो, उसको गद्दार साबित कर दो, उसकी बैकग्राउंड निकाल लाओ और उसको अध कचरा सा ज्ञान साबित करके व्हाट्सएप पे जाहिर कर दो। परिणाम क्या हुआ? हमारी नई पीढ़ी तो सवाल पूछना भूल ही जाएगी ना। और जिस लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछे जाते वो लोकतंत्र थोड़ी होता है, अधिनायकवाद होता है, ये तो मान के चलो।
और जब पाकिस्तान एक ऐसा देश है, सबको पता है कि वो आतंकवाद को पोषित करता है, ये बात हमें जाके कहना पड़ा, तो वहाँ हमारी विदेश नीति बिल्कुल फ्लॉप नहीं हो गई? विदेश नीति बिल्कुल फ्लॉप हो गई। दरअसल सुभाष जी, विदेश नीति होती क्या है? इन सवालों के जवाब में विदेश नीति छुपी रहती है। जब हमारे स्थानीय लोग सवाल करते हैं, उसमें हमारी विदेश नीति छुपी रहती है। जब कोई बुद्धिजीवी सवाल करता है, उसमें हमारी विदेश नीति छुपी रहती है। विदेश नीति का वास्तविक अर्थ कोई परिभाषा नहीं होती है। तत्काल परिस्थितियों में आपने किस प्रकार के जवाब तैयार किए, तत्काल परिस्थितियों में आपने जिसको दोस्त माना था उसको दोस्त रहने दिया, और जो आपका दोस्त नहीं था उसको इस तरीके से अपनी बात कही कि वो भी आपके बारे में सोचने लगा। अर्थात सही समय पर, सही स्थान पर, सही मंच पर जब आप अपनी बात को कह पाते हैं, वो आपकी विदेश नीति है। और हमारी विदेश नीति और कूटनीति उस वक्त फेल हो गई थी जब अपने पड़ोसियों को भी हम संतुष्ट नहीं कर पाए थे। सबसे बड़ी बात यही है। आपको ध्यान होगा, सवालों को मारने वाले ये लोग हमें पूछने ही नहीं दिया कि नेपाल के साथ जो आपका विवाद हुआ था, उसमें 3-4 आदमी बिहार के लोग मर गए थे, तो अब उनका क्या, उसके बाद क्या? जब हम कहते हैं कि नेपाल तो हमारा सहोदरा है, भाई है, इन परिस्थितियों में नेपाल भी आपके साथ क्यों नहीं खड़ा था? ये सब चीज़ें जो सवाल मारने की प्रक्रिया है, उसके नीचे दब गई। और इस सवाल मारने की प्रक्रिया में लोकतंत्र भी मारा जाएगा। ये यूँ कहे कि अंतिम सांसें ले रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है ना, कि हम लोग आपस में अपनी बात को करें, संवाद करें। मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं तो आप मुझसे 10 सवाल करें और मैं उसको बिल्कुल धैर्य रखते हुए सवाल का जवाब दूं। सत्ता ने कहीं भी धैर्य रखते हुए जवाब नहीं दिया। सत्ता ने हमेशा सवालों को भटकाया, और आज तक का इतिहास ये है कि हमें यहाँ तक ला के छोड़ दिया कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारी विदेश नीति कहाँ क्लैप्स हुई है। अशोक जी, मेरे ख्याल से नोटबंदी 2016 में हुई थी। हाँ, उस वक्त मोदी जी ने एक बड़ा कारण बताया था नोटबंदी का, कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। जब धारा 370 में संशोधन किया गया, तब भी मुख्य कारणों में एक बड़ा दावा था ये कि टूट ही गई कमर। जब इतने बड़े दावे थे इन दो घटनाओं के, जो आप सत्ता का इंकार कह लो, कुछ भी कह लो, उन्होंने सोचा हुआ था कि जब आप मुझे समर्थन मिल जाएगा तो ये हमें करना है। ठीक है, ये उनकी शुरू से लेकर आज तक रहा है। कुछ चीज़ें उनकी उसमें डायरी के अंदर नोट है। जब इतने बड़े दावे हो गए और उसके बाद में पहलगाम जैसी घटना घट जाती है, और कमर टूटना तो दूर की, वो आके हमारे देश में हम पे हमला करके साफ बच के निकल जाता, ये पता नहीं चलता कि है कौन, थे कौन। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है। मतलब सरकार, मतलब देश कैसे विश्वास कर लेगा कि जो देश के एक मुखिया है और एक जो नंबर 2 होते हैं गृह मंत्री किसी भी देश की सत्ता में, वो जब इतने बड़े दावे कर देते हैं और उनके दावे इस तरह से पानी में बह जाते हैं, तब देश के लोग अपने आप को उनकी छत्र छाया में कैसे सुरक्षित मान लेंगे? सुभाष जी, नोटबंदी या नोट की जो तस्वीरें हैं, उन पर हमारे जो हीरो हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनके फ़ोटो देना, सिक्के जारी करना, नोट बड़े छोटे देना, ये सब जो है प्रधानमंत्री को अधिकार है। प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरीके से नोटबंदी की गई, उससे मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद की रीढ़ टूटने वाली थी। उससे लाखों करोड़ों जो लोग थे वो प्रभावित हुए। बहुत सारे जो बुजुर्ग जो थे, वो लोग पैसे बदलवाने के लिए, अपना जो करेंसी है उसको जमा करवाने के लिए पहरों लाइन में लगे, और इस लाइन के अंदर बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, बहुत सारे लोग जो है वो इसमें शामिल हुए। नोटबंदी जब हुई, नोटबंदी को इतना सहज तरीके से कह देना कि भी नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा,
उसके परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम उन्हें सोचना ही चाहिए था कि भी कैसे ख़त्म हो सकता है। नोट आपका आंतरिक मामला है, आपके देश का अंदर का मामला है। इससे हो सकता है कि काला धन तो बाहर आ जाए, लेकिन हम ये कह दें कि भी आतंकवाद खत्म हो जाएगा, यह ठीक बीजेपी वाले ही कर सकते हैं, या यूँ कहे कि भी जो हमारे मोदी जी हैं वो ही ऐसा कर सकते हैं। कोई करिश्मा हो सकता है, कहते हैं कोई करिश्मा, ये करिश्माई कल्चर हो सकती है नोटबंदी से कोई आतंकवाद ख़त्म करना। नोटबंदी का प्रभाव सबसे पहले हमारी जो यहाँ हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो पूंजी है हमारी महिलाओं की, जो मंगलसूत्र है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मंगलसूत्र ले लेंगे। मंगलसूत्र तो आपने छीना। जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन 28 या 30 हज़ार के आसपास था सोना, और एक झटके में मात्र 6 घंटे के अंदर 50,000 रुपये आ गया था सोना। तो कैसे कह सकते हो कि भी आप इससे आतंकवाद पे कंट्रोल हो जाएगा। नोटबंदी का दुष्प्रभाव आज भी देश झेल रहा है। उसी के नतीजे हैं कि आज सोने चांदी के भाव जो है वो इतने ज़्यादा आ गए हैं। हमारी जो संस्कृति है उसमें विवाह शादियों में और में हमारी जो मान मर्यादाएं हैं उनमें, हमारे संस्कारों में सोना चांदी गहराया हुआ है। महिलाएं जो है वो घरों में सोना चांदी रखती है, वो अपने सम्मान का प्रतीक है। और आज वो जो मंगलसूत्र जो है वो कहना चाहिए कि इस नोटबंदी का शिकार हो गया। दूसरा कि आतंकवाद इससे समाप्त तो हो जाएगा। आतंकवाद तो जो है वो भीतर तो हमारे यहाँ था ही नहीं। क्या हमारे देश के जो लोग हैं या हमारे देश के जो ऐसे आपको लगता है एलिमेंट्स कि ये आतंकवाद फैला रहे हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा आपको कि नोट बंद कर दिए गए। आपने मुद्रा करेंसी जो है उसको बंद कर दिया। 2 नंबर का जहाँ तक बात है कि 2 नंबर का पैसा इसमें आ जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपए जो टोटल उस वक्त बाजार के अंदर थे, टोटल 15 लाख करोड़ रुपया सारे 1 रुपया 2 रुपये के नोट से लेकर के और 1000 रुपये तक के नोट जो थे, टोटल 15 लाख करोड़ रुपया था। 14.5 लाख करोड़ रुपया तो पब्लिक ने जमा करवा दिया। आप कैसे कह सकते हो कि 2 नंबर का पैसा भी बाहर आ गया? 14.5 लाख करोड़ रुपया जमा करवा दिया। इसका मतलब 50,000 करोड़ रुपया लोगों ने नहीं करवाया। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें पता ही नहीं लगा कि वे नोट बदले जा चुके हैं। बहुत सारी ऐसी ग्रामीण महिलाएं थी जिन्होंने अपने तकियों के नीचे, अपनी बेड शीट के नीचे, अपने घर के अंदर कहीं दबा रखे थे पैसे कि भी मेरे कहीं विपदा में काम आएंगे। वो नोट उसके लिए पानी बन गए, उनका कोई काम नहीं रहा। नोटबंदी तो सिर्फ एक कोरा नाटक कहना चाहिए। ये न तो इससे जनता को फ़ायदा हुआ, जनता को तो फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ। 2 नंबर का पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आज तक नहीं बता सके। रिजर्व बैंक खुद ये इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि 15 लाख करोड़ रुपया मार्केट में था और 14.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो जमा हो चुका है। तो कैसे कह सकते हो कि भी 2 नंबर का पैसा भी बाहर आ गया होगा? तो आतंकवाद का जहाँ तक बात है, आतंकवाद जो है वो धारा 370 जो इन्होंने ख़त्म की है, उसके बाद लगा था कि आतंकवाद की कमर टूट रही है। उसकी लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि कमर टूट सकती है आतंकवाद की। उसकी वजह ये थी कि जो हमारा कश्मीर है, कश्मीरी जो लोग थे उन्होंने एक खुली बयार देखी धारा 370 हटने के बाद में। उन्हें लगा कि भी विकास होगा, हमारे यहाँ काम होंगे। धारा 370 हटने के बाद में हमारा विकास हमारे एरिया में विकास होगा, सड़कें बनेंगी, हर गांव हर गली सड़क हर गांव हर गली में बिजली पहुंचेगी, सबको पानी मिलेगा, पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा,
खाने के लिए अनाज होगा, तो और ख़ास तौर से हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ये जो पर्यटन को बढ़ावा मिला, इस पर्यटन के ऊपर अटैक ही किया गया है और ये बहुत घातक है। ये जो पहलगाम की घटना है, इसको सीरियस न लेना और इसके बाद की जो घटनाएं हैं, जो अब भी हमारी जो लीडरशिप है देश के, जो हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं या गृह मंत्री है, वो अब भी उससे कोई सबक नहीं ले रहे हैं। अब भी वो कोई सबक नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो डेलीगेट्स भेजा है उन्होंने भी कोई सबक नहीं लिया है। जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, चाहे विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री का एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक इस घटना के बाद में। उनका एक इंटरव्यू हुआ, बाहर हुआ, नीदरलैंड के एक सरकारी चैनल पे एक महिला के साथ में एक महिला पत्रकार इंटरव्यू कर रही है और उनके सामने एस जयशंकर स्वीकार करते हैं। ये घटना लगभग दो सप्ताह हो गए उस घटना को भी। वो कहते हैं कि हमने आतंकवादियों का जो इस घटना के अंदर मशरूफ थे, जो शामिल हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। तो कमाल है, आपने पहचान कर ली, अभी तक वो सामने क्यों नहीं आए? अभी आप क्या कर रहे हैं? उनका पता लगा लिया तो वो कहाँ है और उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है। और दूसरा ये है कि भाई आप डेलीगेट्स भेज रहे हो और यहाँ आप रोड शो कर रहे हो। डेलीगेट्स की बजाय जाना आपको चाहिए था। जैसे पाकिस्तान गया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस दिन ये घटना होती है पहलगाम की, उस दिन तुर्की में थे। इसके बाद में वो सऊदी अरब गए हैं, तुर्की फिर दोबारा गए हैं, अजरबैजान गए हैं और बहुत सारे देशों में गए हैं। और अभी स्वामी जी भी विदेश नीति पर बोल रहे थे। आपका सवाल पहला भी यही था विदेश नीति पर। उसको दोबारा फिर मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार और इसको दोहराना चाहूँगा कि हमारी विदेश नीति कितनी फेल रही है, कितनी फेलियर साबित हुई है कि आज पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी समिति जो बनी हुई है यूएन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसका उपाध्यक्ष बन गया। आतंकवाद विरोधी जो समिति है उसका उपाध्यक्ष है पाकिस्तान जो है वो कहेगा कि आतंकवाद के विरोध में ये करना है हमें। वो किसके लिए कहेगा? बड़ा सवाल है। ये मजाक है। हम बैठे हैं, कोई सवाल नहीं है। कोई हमारे जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उनको बोलना चाहिए, कहीं किसी भी मंच पर बोलना चाहिए, लेकिन वो रोड शो कर रहे हैं। वो रोड शो में व्यस्त है। तो रोड शो तो कोई किसी और को कह देते, आप जाते, अमेरिका में जाते, आप फ्रांस जाते। और जहाँ तक बात है धारा 370 की हटने की, और धारा 370 के मामले में मेरे कंसेप्ट कुछ अलग है। मैं साफ तौर पे डेमोक्रेट आदमी हूँ और धारा 370 मैं लोकतंत्र का विश्व के अंदर सबसे उच्च कोटि का उदाहरण मानता हूँ। इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता कि एक देश के अंदर इतनी फ्रीडम कि आपका भारत के झंडे के साथ में आपका भी झंडा लहराया जा सकेगा। आपका अलग से पेनल कोड होगा। आपके जम्मू कश्मीर का अलग से पेनल कोड था। धारा 370 हटने से पहले रणवीर पेनल कोड के नाम से था। रणवीर पेनल कोड की बहुत सारी धाराएं जो है हमारे यहाँ भी हमारे जो IPC CPC थी उसमें भी कहीं न कहीं जिक्र था उनका। तो बहुत सारे देशों के अंदर जो डेमोक्रेसीज हैं अलग अलग, उन देशों के अंदर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज़ादी दीजिए। लोगों का तंत्र, उसमें लीडर्स के जो अधिकार होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एक किसी लोकतंत्रवादी किसी थिंकर ने एक जगह कहा भी है कि जब तेज़ आंधियाँ आती है
तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो गिर जाया करते हैं, लेकिन नीचे जो घास होती है पार्कों के अंदर वो वैसे की वैसी लहलहाती रहती है। तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? अति सेंट्रलाइज लोकतंत्र, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। लोकतंत्र वो है जो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे। हमने कागजों में तो दे रखे हैं, मॉडल बना रखे हैं, हमने पंचायती राज बना रखी है, जिला परिषद बना रखी है, और कुछ राइट्स दे रखे हैं। तो उस तरीके के जब राइट्स जब आप दे रहे हो पब्लिक को, तो फिर वहाँ 370 हटाने का क्या मतलब हुआ? आप 186 के तहत आर्थिक स्वायत्तता की बात करते हो राज्यों के लिए। सरकारी आयोग की पैरवी बहुत लंबे टाइम तक बीजेपी करती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी खुद उसके पैरोकार थे, आपके लाल कृष्ण जी आडवाणी जी थे, वो सरकारी आयोग की बात करते थे, 186 की बात करते थे। तो मतलब आर्थिक स्वायत्तता, जब आर्थिक स्वायत्तता दी जा सकती है तो राजनीतिक स्वायत्तता क्यों नहीं होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो हम यहाँ गंगानगर में बैठे, गंगानगर का ही एक उदाहरण ले लो कि 54-55 से लेकर के 60 आसपास में हमारे यहाँ की जो भूमि है वो कोई भी खरीद सकता था। लेकिन जैसे ही ये पानी आया, भाखड़ा आई या इंदिरा गांधी नहर आई, तो एक नियम बना दिया गया, क्योंकि भूमिहीन किसानों के लिए एक आंदोलन जब हुआ तो उसके तहत ये एक नियम बना दिया गया कि पंजाब के जो लोग हैं वो गंगानगर में ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। तो क्या ये लोकतंत्र नहीं है? ये छोटा सा एक अच्छी लोकतंत्र का एक अच्छा नमूना नहीं है? उस वक्त हमें राहत दी गई जो भूमिहीन थे। इसी तरीके से असम के कुछ इलाके के अंदर जो है वो तब तक था 60-65 तक कि भी भारत का कोई नागरिक जो है वो वहाँ नहीं जा सकता। उसका कानून लोहिया ने तोड़ा था, गिरफ्तार भी हुए थे। तो इसके डेमोक्रेसी जो है उसके बारे में मेरा यही मानना है कि पब्लिक को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए। वो एक बार अगर आप उसको खोलेंगे ना, तो जैसे अब हम किसी पशु को खोलते हैं तो वो एक बार तो इधर उधर खूब घूमता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो पब्लिक है उसको अगर अधिकार दिए जाएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाएगी, तो वो उसका सदुपयोग करेगा और राष्ट्र का जो है वो हमारा जो संघीय ढांचा जो है भारत का वो अधिक मजबूत होगा। लेकिन इन्होंने धारा 370 हटा दी। ये बीजेपी का एक छिपे हुए एजेंडे में से एक है और उन्होंने ऐसा किया है। और दूसरी कुछ पार्टियां जो हैं वो आज भी ये कहती हैं कि भी हम जब आएंगे तो इसको कायम करेंगे, वापस धारा 370 को लागू करेंगे। अब उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा कि भी कायम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वर्तमान को देखते हुए अब यही है कि धारा 370 अगर हटा दी गई है तो हमें वहाँ सच्चे मन से काम करना चाहिए। धारा 370 हटाने के बाद में आपने ये कहा था कि कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे। कश्मीरी पंडित आज भी पीड़ित हैं, कश्मीरी पंडित आज भी बाहर हैं, कश्मीरी पंडित आज भी कैंपों में जी रहे हैं, पल रहे हैं, और हम जो हैं वो हिंदुओं के हिमायती बड़ी बैठे। राजेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान को लेकर जो लगभग दुनिया में ये मानना तो जाता ही है कि पाकिस्तान उन देशों में से एक है जहाँ से न सिर्फ आतंकवादी पलते हैं जबकि वो सप्लाई भी करता है, विशेष करके हमारी भूमि में। तो लेकिन ये जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ, जैसे अभी अशोक जी ने कहा कि मोदी जी नाना करके भी 170 देशों की यात्रा, 170 बार मतलब यात्रा कर चुके कुल मिला के, देश उसमें कितने आगे वो अलग बात है। तो विदेश नीति के तहत हम समर्थन जुटाते हैं और आतंकवाद की इन पिछले 11 सालों में बहुत बातें उठी है वहाँ जाने के बाद में। कमाल की बात यह है कि जितने भी देशों की यात्रा की या इस वक्त जो कुछ घटा, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगल एक देश ने भी ये कहा हो कि हाँ पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। देखो, आतंकवाद के हम खिलाफ है तो हर देश कहेगा, हर सभ्य देश ये कहेगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ। कौन कहेगा?
इवन कि मोहल्लों में लड़ाई होती है तो हम कहते हैं नहीं भाई लड़ाई मत करो, अंतर्राष्ट्रीय संतुलित है ना? प्रक्रिया है ये। हाँ, ये लाइन है ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रक्रिया है। लेकिन एक भी देश से ये नहीं कहलवा पाए, किसी से भी, जो लगभग 200 देश है, मोदी जी ये कहलवाने में सफल नहीं हुए कि हाँ आतंकवाद वहाँ पलता है और वो आतंकी सप्लायर भी करता है। तो बात वो कूटनीति और राजनीति वाली आ गई। ये इतना कुछ, इवन कि हम अपने आप में स्वयंभू विश्वगुरु भी बने हुए हैं और बात हमारी मानता कोई भी नहीं, इस मुद्दे पे तो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ये क्या कारण मानते हो आप? इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है कि हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा, जबकि भारत दुनिया में जनसंख्या में नंबर 1 पे है और हम अपने आप को बाजार हैं, दुनिया का बाजार है और विश्व मंचों पे जब जाते हैं, वही बात है कि ये जो गोदी मीडिया वो ये कहते हैं जी हमारा जो डंका बजता है वहां पे मोदी जी डंकापति है जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। देखो सुभाष जी, यही तो बात है ना कि अभी अशोक जी ने भी इस बात को कहा कि हम जो हमारे विदेश नीति है फेलियर होगी। मैंने भी पहले आपके सवाल के जवाब में कहा फेलियर होगी। फेलियर का रीज़न क्या है? सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा हम 11 साल से कर क्या रहे थे। जब हम विदेश यात्राएं करते हैं तो उसके पीछे मकसद होते हैं। आर्थिक मकसद हो सकता है, राजनीतिक मकसद हो सकता है, कूटनीतिक सामरिक मकसद हो सकते हैं, और उसी के दौरान हम बहुत सारे समझौते करते हैं। फाइल्स का आदान प्रदान होता है, हंसते हुए चेहरे एक दूसरे के गले लगते हैं, लेकिन इसका सच कहाँ है इंडिया के पास? आप जब ये कहते हैं कि हमारी विदेश नीति में फेलियर हुआ है तो हमें चलना पड़ेगा आस पड़ोस से। मेरा पड़ोसी मेरे आकलन का सबसे बेहतरीन पैमाना है। भारत का जो पुराना संबंध रहा है, श्रीलंका, मालदीव, बर्मा जिसको कि म्यांमार कहते हैं, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को आप छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसको मोस्ट फेवरेबल देश घोषित किया हुआ था कुछ समय पहले तक, और हमारा ट्रेड जो होता था वो हवाई मार्ग से छोड़ने के बजाय सड़क मार्ग से होता था, और ये सस्ता पड़ता था ना, हम एक दूसरे को लेन देन करते रहे। विदेश नीति का फेलियर वहाँ स्पष्ट हो जाता है जब मालदीव को आप तंग करने के लिए लक्षद्वीप जाते हैं और एक फ़ोटो सेशन करवाते हैं। प्रधानमंत्री जब मालदीव को छेड़ रहे हैं तो आप मान के चलिए वो मालदीव जो राजीव गांधी के समय आपका मुरीद हो गया था, वो मालदीव आपके हाथ से निकल गया, उसी दिन निकल गया, क्योंकि वो एक छोटा सा देश है, उसको किसी दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा का पूरा पर्यटन पे पलता है। आप उसको क्यों छेड़ रहे हैं? छेड़ने का कारण चाइना था। चाइना वहाँ के अपने उत्पाद नहीं बेच रहा था, चाइना वहाँ एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, और चाइना की ये पॉलिसी है। चाइना की पॉलिसी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ही आप अपनी विदेश नीति को सशक्त बना पाएंगे। श्रीलंका में उसने क्या किया, पाकिस्तान में उसने क्या किया, और अब बांग्लादेश में वो क्या कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफ़गानिस्तान में भी उस चीज़ों को कैप्चर कर रहा है जो आपकी विदेश नीति और कूटनीति को प्रभावित करते हैं। तो जब आप चाइना से कंपेयर नहीं कर पाते तो आपको अपने छोटे छोटे साथियों के साथ रहना पड़ता है, जिसमें नेपाल आपका भाई है, आप हिंदू राष्ट्र के रूप में उसकी पैरवी करते हैं। जब वो भी नहीं बोला, तब आप मान के चलिए सुभाष जी, जब मेरा पड़ोसी मेरी पैरवी नहीं कर रहा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप डेलीगेट्स बैठ के क्या प्राप्त कर लेंगे? और आप अनुमान लगाइए, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, जब डेलीगेट्स वापस लौटेंगे तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा। ये मैं दावा तो नहीं कर सकता, हो सकता है कुछ लेके आए, और मैं दुआ भी करता हूँ कि देश के हित में वो कुछ लेके आए कि कुछ देश हमारे साथ खड़े थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरें उठा के देखिए, किसी भी भारतीय डेलीगेट्स के साथ उनकी वार्ता नहीं मिलेगी। उस वार्ता का कोई क्लिप जो कि इस वक्त पल भर में वायरल हो जाता है, नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे क्लिप जरूर वायरल हो रहे हैं जो इस डेलीगेट्स के पहुंचने के गांभीर्य प्रयास का सवाल उठा रहे हैं। जब उस डेलीगेट्स का कोई साथी गीत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वो भी वीडियो वायरल हो सकता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आपको जगह में नहीं मिली। इसका मतलब जब आप वापस लौटोगे तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर, आपकी विदेश नीति पर एक ठप्पा और लग गया। आपने अपने आप को और डिस्क्लोज कर दिया, और इतना डिस्क्लोज कर दिया कि आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। और इसके प्रत्यक्ष है, वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जब आप इन प्रयासों में जुटे हुए हैं, उसी दौरान यूएन के अंदर, जैसा कि अभी अशोक जी ने बताया, यूएन के अंदर पाकिस्तान का कद बड़ा हो रहा है। उसे उस समिति का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, जो समिति आतंकवाद को डील करेगी, आतंकवाद को परिभाषित करती रहेगी या उसके बारे में समय समय पर अपनी बात को रख कर और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाधान ढूंढेगी। क्या ये मजाक नहीं है भारत के साथ? हालांकि भारत ने विरोध किया, लेकिन क्या मिला? दूसरी तरफ 27 तारीख को आपका डेलीगेट्स कतर में था। 28 तारीख को पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के विरुद्ध जो कि 19 वर्ष से वीज़ा बैन था, वो उसने विड्रॉ कर लिया। क्या ये मजाक नहीं है हमारी विदेश नीति का? यूएन के अंदर सबसे बड़ा लेन देन पैसा का होता है, सभी कंट्री पैसे से चलती है। जब आपका ये ऑपरेशन चल रहा था, वो समाप्त हुआ कि उधर से आईएफएम में, जो इंटरनेशनल बैंक है और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने उस आतंकवादी देश को, जिसको आप साबित करना चाहते हैं, भारी राशि दी। हाँ, भारी राशि क्या, तत्काल उसको दे दिया गया। तो क्या ये भारतीय विदेश नीति का खुला मजाक नहीं है? मेरा ये मानना है कि डेलीगेट्स भेजकर अगर हम वहाँ से कुछ नहीं ला पाए तो जितनी बची खुची थी हमारी, वो भी जाती रहेगी। हम दुआ करें कि जो डेलीगेट्स हमारे गए हैं वो हमारी विदेश नीति का कुछ ऐसा लेके आ जाएं जिससे कि हमारी जो इवेंट जीवी सत्ता है, जो सिर्फ इवेंट में जीती है, जो हमारे सवालों के, जनमानस के सवाल उठते भी नहीं, अब उठना ही बंद हो गए धीरे धीरे। आप खुद देख रहे होंगे कि जो हमारे मूल मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, वो तो अब बात ही नहीं हो रही है, उसको तो भूल ही जाओ। हमारी सत्ता से जब सवाल पूछने की बात आती है तो इन दिनों मैं एक नई डिस्कोर्स देख रहा हूँ कि अगर हम संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे तो विपक्ष संसद में बखेड़ा खड़ा करेगा। यार क्या क्या बोल रहे हैं आप? संसद का सत्र कौन बुलवाना चाहता है? विपक्ष। विपक्ष किसके प्रतिनिधि हैं? जैसे आप जनता के प्रतिनिधि हैं। विपक्ष ये चाहता है कि जनता जो सवाल उठा रही है हमारे मार्फत, हम जाके आपसे पूछें और उन सवालों के जवाब जनता को मिल जाए, बात खत्म हो जाएगी। आप इसको खींच ही क्यों रहे हैं? इसका मतलब है कि आप छुपा रहे हैं। हर जगह आप फेल हो रहे हैं, हर जगह आप अपनी इज्जत गिरा रहे हैं, इवेंट से सत्ता चलाते आ रहे हैं। कब तक चलाएंगे? इससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। और जिस विदेश नीति, जिस कूटनीति की आप बात करते हैं, विदेश नीति का मतलब ये नहीं है कि आप सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। विदेश नीति का मतलब नहीं है कि आपका कोई शासक है और वो सिर्फ इवेंट रचता है, बहुत सारे मंचों पर अपने आप को कपड़े बदल कर प्रस्तुत कर देता है। वो विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति के बारे में जैसा कि मैंने बताया, कोई पुख्ता डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस में नहीं होती है। पुख्ता डेफिनेशन यही है कि आप जिस मंच पे खड़े हैं, सही समय पर सही बात कह पाए जो कि आपके दुश्मन को भी अपील कर गई, वो आपकी विदेश नीति है। और यहाँ हम फेल हैं। बड़े भारी मन से कह रहा हूँ कि हम फेल हैं और डेलीगेट्स वापस आए तो कुछ लेके नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अशोक जी, अंतिम सवाल है और वो सवाल इनकी बात से उपजा है कि हम लोग, इन्होंने कई बार एक शब्द यूज़ किया, इवेंट। और नो डाउट पिछले 11 साल में इवेंट बहुत हुए हैं। मोदी जी, मैं तो ये कहता हूँ इवेंट जीवी है सच में ही, है ना। सिंदूर वाला मामला हुआ, नाम दिया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, और बाद में एक इवेंट उन्होंने और रचने की कोशिश की जी, 9 जून से घर घर के अंदर जाकर सिंदूर बांटे जाएंगे। लेकिन जब सरकार की छिछालेदर होनी शुरू हुई, सोशल मीडिया ने, आम आदमी ने वो चीज़ें उठानी करी, तो उन्होंने अल्टीमेटली कह दिया जी, इनके जो अमित मालवीय, उन्होंने कहा जी ये तो सरकार ने ख़राब खबर छापी है, या झूठी खबर है, या फेक थी। वो कैसे न कैसे उन्होंने अपनी इज्जत बचाई। तो इसके साथ साथ ये डेलीगेट्स भेज के जो चीज़ें करे, यहाँ भी कुछ छुपाया जा रहा है, सिंदूर के मामले में कुछ छुपाया जा रहा है। यानी मूल चीज़ क्या थी? एक तो ये, और इस हिसाब से ये भी छुपाया जा रहा था
कि जब ट्रंप ने अचानक वहाँ से एक ट्वीट जारी करके ये कह दिया कि जी युद्ध बंद हो गया। कमाल की बात है कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार उस बात का विरोध नहीं करा। अभी आप होते कौन हो भाई? शिमला समझौता कहाँ गया हमारा? क्या होने वाला है उसका? ये सारी जो चीज़ें हैं, सारा घटनाक्रम है, सवाल फिर इन सारी चीज़ों के नीचे मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इन तमाम घटनाक्रम के बीच में, तमाम इवेंट्स के बीच में अल्टीमेटली पहलगाम के वो लोग कौन थे, वो चीज़ें मूल दबाई जा रही है। इतना सब कुछ जो करा जा रहा है। और यहाँ तक आपने देखा होगा कि इनके जो मंत्री संतरी है, कभी आप सोफिया को कुछ बोल रहे हो, कभी आप इवन की सेना तक को कह देते हो कि वो तो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये चीज़ें पूरी की पूरी ध्यान हटाने के लिए, और ये नहीं है कि उनके कोई मंत्री संतरी है वो वैसे ही बोल रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है जब देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पार्टी का या कोई संगठन का या कोई सत्ता का आदमी ये नहीं बोलेगा, समझ के बोलेगा, उसके बाद वो खुलेआम बोल रहे हैं। तो ये जो सारा घटनाक्रम घट रहा है, इतना कुछ जो चीज़ें घट रही है, उसके बीच में वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंततः देश को कब ये जवाब मिलेगा कि वो लोग कौन थे भाई? एक तरफ तो एस जयशंकर ये कह देते हैं कि हाँ जी हमने पहचान कर ली, एक तरफ हमें पता ही नहीं वो लोग अब तक है कौन, और उनको छुपाने के लिए सारे धंधे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। सच में ये धंधे ही है और क्या है? जी जी, देखो, घटनाएं जो आज तक हुई है, उरी से लेकर के पहलगाम तक, उरी की घटना हुई, उसके बाद में पुलवामा कांड हुआ, और पुलवामा के बाद में ये पहलगाम की घटना हुई है। आतंकवाद की पाकिस्तान की ओर से 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी है। और हर वक्त कहना चाहिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है जो दोनों देशों के बीच एक लाइन में इसमें और जोड़ता हूँ जी, कि क्या पहलगाम भी पुलवामा बन के रह जाएगा? ठीक, संभावना भी है, ठीक सवाल, ठीक ठीक सवाल है। उसी का मैं जवाब तो वैसे दे चुका हूँ आपको कि हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो एक इंटरव्यू के अंदर स्वीकार कर चुके हैं कि पहलगाम जो कांड हुआ उसके जो जिम्मेदार हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। पहचान कर ली गई है, तो अभी तक क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये सवाल जो है वो हैं। और सवाल जो है हम ही आपस में कर लें, हम ही आपस में जवाब दे लें। सरकार जो है वो न तो गंभीर है और न ही इन सवालों के जवाब दे रही है। जहाँ तक बात है ना आपके ये जो वहाँ की जो घटनाओं के बारे में, ये जो घटनाएं जो हुई है कि भी इनका क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता कि पहलगाम के जो जिम्मेदार जो लोग हैं उन तक हमारी सरकार पहुंच पाएगी, हमारे जो लोग हैं वो पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये घटना जो है वो हुई है, इसकी जानकारी थी, घटना की जानकारी न है वो, लेकिन वहाँ वातावरण अशांत हो चुका है, वहाँ हमें ये प्रोग्राम नहीं करने चाहिए। 19 तारीख का प्रोग्राम, 19 अप्रैल का प्रोग्राम इसी बात पर कैंसिल हुआ है, फीडबैक पे कैंसिल हुआ है कि वहाँ वातावरण अच्छा नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। अब जहाँ तक बात है ना, इनके जो लोग जो हैं जो बोलते हैं, एक्चुअली बीजेपी का जो है वो अपना एक अलग कार्यक्रम है। बीजेपी अलग तरीके से चलती है और देश अलग तरीके से चलते होते हैं। देश के अंदर देश की जो नीति है उसकी वो 5 उंगलियां हैं, एक तरीके से ये समझो, हथेली की जो जैसे है ना ये 5 उंगलियां हैं, ठीक उसी तरीके से एक आपकी राजनीति होती है, 5 नीतियां होती है। एक राजनीति है, एक अर्थनीति है, एक सांस्कृतिक और सामाजिक नीति है, और चौथी और 5वीं दोनों एक दूसरे से गुंथी हुई है, जुड़ी हुई है, विदेश नीति और कूटनीति, ठीक है ना, डिफेंस कम फॉरेन पॉलिसी जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो ये गुंथी हुई है, ये 5 पॉलिसियाँ होती है। हमारे देश के अंदर हमें
राजनीति की जो पॉलिसी है उसमें हमने लोकतंत्र का हमने देख लिया किस तरीके का लोकतंत्र हो रहा है। एक्चुअली वास्तव में ये देखा जाए ना तो भारतीय जनता पार्टी, ये 5 एक तरीके से गियर हैं, देश को चलाने के गियर हैं। आपको कौन से गियर में गाड़ी रखनी है? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो सांस्कृतिक और सामाजिक नीति जो है वो गियर लगा रखा है उन्होंने, और वो भी बैक गियर है। एक तरीके से आप बैक गियर में गाड़ी चला रहे हैं। नेहरू जी ने ये कर दिया, उस जमाने में ये था, हम हिंदू हैं, ये चीज़ें जो है कॉमन वो जो नागरिक संहिता है, जो समान नागरिक संहिता लाएंगे, ये करेंगे, ये तमाम जो एजेंडे हैं वो आरएसएस के एजेंडे हैं। ये सारे ये कहना चाहिए कि ये इस एजेंडे से चलते ही नहीं है जो एजेंडा देश का होना चाहिए। हमारे देश की बेरोजगारी, जो शिक्षा, हेल्थ और बहुत सारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं होती, ना ये लोग बात करते हैं। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का एजेंडा लेके आते हैं। उसके लिए इन्होंने सेना को भी नहीं बख्शा, वहाँ तक भी चले गए हैं। वो सेना के अंदर भी जो है वो विजय शाह है, कोई मंत्री है, मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश की है वो बोल गए हैं। कुछ और भी लोगों ने बातें की है, ऐसा बोला है। हाँ, 1-2 एमएलए ने भी ऐसा बोला है। जब ये लोग तो बोल सकते हैं, कुछ भी बोले, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो दूसरे लोग इनके खिलाफ बोलते हैं तो वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। देश मोदी नहीं है, देश मोदी नहीं है, और देश सरकार भी नहीं है। देश अलग चीज़ है। सरकार क्या है? सरकार तो एक इदारा है, एक संस्था है जो इस देश को चलाने के लिए पब्लिक ने नॉमिनेट किया है। 5 साल के लिए एक इदारे को बनाया है कि भी आपको चलाना है। वो कितनी लोकप्रियता से चलाते हैं या कितनी अलोकप्रियता ढंग से चलाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी सरकारें वर्ल्ड के अंदर इस तरीके के उदाहरण हैं कि वो सरकारें देश को बेच करके ही चली गई, पता ही नहीं लगा। तो सरकार को कैसे कह सकते हैं कि सरकार देश है? देश और सरकार दोनों अलग चीज़ें हैं। और सरकार जो है वो इस वक्त कोई लोकप्रिय फैसले नहीं कर रही है, कोई मुद्दे की बात नहीं कर रही है, कोई काम की बात करना नहीं चाहता है। चाहे वो आज जो डेलीगेट्स गए हैं, वो सारे 51 जो डेलीगेट्स हैं किसी भी पार्टी से हों, चाहे वो वहाँ गाने बजाने कर रहे हैं, वो वहाँ मौज मस्तियाँ मारने गए हैं, क्या आकर के क्या ये पूछ रहे थे कि भी आकर के वो क्या जवाब देंगे। सवाल ये, राजेंद्र जी स्वामी ने जो बात कही, ठीक, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि वो यहाँ आकर के जो है वो क्या जवाब देंगे। उनके पास में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाए हैं, कुछ उनसे हो नहीं पाया है। और होता भी कैसे होता? आपके पास में कोई होमवर्क नहीं था, आप कोई होमवर्क करके गए नहीं, आप सीरियस ही नहीं है, आप संवेदनशील ही नहीं है। आप अगर संवेदनशील होते तो हमारे बड़े लीडर्स जाते हैं विदेश के अंदर और वो अपनी बात रखते। इसकी बजाय तो वो जो पाकिस्तान है उसने हमसे ज़्यादा आगे बढ़ा है और बाजी मारी है। एक सिंगल पर्सन, एक जगह मुनीर, वहाँ मज़े की बात ये है कि वहाँ के जो सेनाध्यक्ष है, एक जगह मुनीर भी उनके साथ में गए हैं, प्रधानमंत्री के साथ में, सेनाध्यक्ष जो है। और सेनाध्यक्ष, हमारे पास में कितने सारे मुद्दे थे, हमने सारी जो कितने सारी बातें थी जो हम पीछे छोड़ आए हैं। मुनीर उस जो जनाजे में शामिल था, जो आखिरी जो संस्कार जो किया जा रहा था, खुला और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है आतंकवादी के पक्ष में? जो आतंकवादियों का बिल्कुल सार बना हुआ है, जो आपके मुल्तान के पास में, नहीं मुल्तान नहीं, वो बहावलपुर के पास में जो आतंकवादी कैंप है, उस कैंप का जो है अजहर मसूद के जो परिवार के 14 सदस्य, जो 10 सदस्य जो मारे गए, उन सदस्यों की जो अंतिम यात्रा थी उसमें मुनीर भी है और दूसरे लोग भी हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं,
मुख्य लीडर हैं। हम ये बात कब रखेंगे? अब ये बात बड़ी बात थी क्या, रखी जानी चाहिए थी, और ये बात हमें रखी जानी, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उनके मार्फत जानी चाहिए थी विदेश में। वो हम नहीं कर पाए हैं, हम वहाँ भी फेलियर साबित हुए हैं। तो विदेश नीति का जहाँ तक मामला है ना, तो विदेश नीति हमने 2000 क्या कहना चाहिए 14 में ही हमने उसका धीरे धीरे करके उसका शुरू कर दिया था कदम करना। जब सार्क की पहली बैठक थी, उसको इनके आने के बाद में पहले बिल्कुल सार्क खत्म ही कर दिया, 18वीं बैठक थी शायद, सार्क खत्म कर दिया तो वो जो 26 और 27 नवंबर 2014 को मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग आखिरी मीटिंग थी सार्क की। सार्क के अंदर हमारे जो है वो जो अड़ोसी पड़ोसी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उसमें मालदीव भी है, उसमें श्रीलंका भी है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत भी है, और अब अफगानिस्तान भी उसमें कुछ दशकों से 1.5-2 दशक से शायद था। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि हमारे 2 अटैक ही नहीं झेल पाया। लगातार हमने 2 रात अटैक किए, 2 रात के अटैक के बाद में तो फोन आने लग गए। मैं बीच में बोल रहा हूँ, 1 मिनट बीच में बोल रहा हूँ जी। नूर खान जो उनका वो स्टेशन है, उसकी एक बात और चल रही है। अब वो सच है कि झूठ है वो तो सामने आएगा जल्दी। नूर खान जो बेस है, नूर खान बेस पाकिस्तान के लिए नहीं है, नूर खान बेस अमेरिका यूज करता है। और नूर खान बेस पर जब अटैक हुआ, जब अमेरिका का इंटरफेरेंस करना जरूरी हो गया था। कहते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, सच्चाई अभी सामने आएंगी धीरे धीरे, क्योंकि जब रॉयटर्स जैसी संस्था अपना सैटेलाइट रखती है, वो सैटेलाइट से लाएगी इस बात को कि नूर खान बेस पर जब धमाकेदार अटैक हुआ, उसके बाद की ये प्रतिक्रियाएं अमेरिका ने तत्काल शुरू कर दिया काम करना, तत्काल रातों रात काम हुआ है। और बहुत सारे जो उनके मोजिज लोग थे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री उस टाइम, वैंस तो यहाँ थे, आपको ध्यान होगा, वो इंडिया टूर पे थे, उन सब ने लगातार बात की कि नूर खान पर अटैक हुआ है, नूर खान नेस्ता नाबूद हो गया है। और नूर खान जो डील कर रहा था वो अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर रहा था। ये बातें अभी सामने हैं, आने वाली हैं। उस वक़्त अमेरिका को भी लगा कि अब तो हमारी फ़ौज, जो भारत की फ़ौज है, वो ख़तरनाक बहुत है। ख़तरनाक इन द सेंस, जब CDS ने जो बात बताई है वो वास्तव में है कि हमने पहले कुछ खोया, लेकिन उसके बाद संभले तो आर पार का काम हुआ, और 400 किलोमीटर तक अंदर मारा है। तो हमारे अपनी सेना के ऊपर तो किसी भी प्रकार का हम शक कर ही नहीं सकते। मैं इस बात का गवाह हूँ, मेरे पिताजी भी 1962 में रहे हैं चाइना में, मेरे चाचा रहे हैं 71 में। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमें हमेशा बताया कि हमें हथियार मत दो, टारगेट बता दो, हम मार देंगे उनको। और चाइना के लिए तो यहाँ तक सुभाष जी बात हुई है, पिताजी बताते हैं कि जो सिख रेजिमेंट थी उसने यहाँ दबा दबा के मारा चाइनीज़ को। कुछ भी नहीं था उस टाइम तो हमारे पास। हम, हाँ, गलवान तो चलो एक इस वक्त तो हम सशक्त हैं। उस वक़्त बोले सोनियाल का जो नारा था वो इतनी जान फूंक देता था कि उनके जो बैनर थे, जिस पर वो बैनर बंदूक लगी हो, तो पकड़ पकड़ के यूं मार दिया उनको। तो हम अपनी सेना पे शक नहीं कर सकते। लेकिन अशोक जी, सत्ता कहाँ ले जाती है बात को? सत्ता अपनी सुविधा के लिए सेना पर टिका देती है, सेना के पीछे छुपती है, सेना पर टिका देती है कि ये सवाल जो आप कर रहे हो सेना पे कर रहे हो, न पहले वाले जो पीछे छिप रही है, पीछे छिपती है। और आप मान के चलिए पहले भी सेना के पीछे ये छुपे थे। और सेना पर शक दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं कर सकती, इंडियन आर्मी पे। पैदल सेना इतनी सशक्त है जो बिना खाए पिए, पिताजी बताते होते हैं कि जब लोग वापस लौटे थे तो पत्ते खा खा के जिए थे। उस टाइम था क्या हमारे पास चाइना वार में? और अंततः झंडा किसने दिखाया? चाइना ही नहीं दिखाया था। जो व्हाइट फ्लैग दिखाया था वो चाइना ने दिखाया था। ये इतिहास में है, दर्ज है, क्योंकि उसने अपना जितना हथियाना था हथियार लिया। लेकिन हाँ, हमारी सेना पर जो बार बार सत्ता पीछे जाके छुपती है, उसको नहीं छुपने दिया जाना चाहिए। उसको भी सामने रखना चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं और सत्ता का नाम लेके, जो पहले भी इन्होंने चुनाव जीते हैं, राजनीतिक इवेंटबाजी ना करें। इसके लिए पूरे देश को एक साथ बोलना पड़ेगा। और मैं सुभाष जी एक बात और कह रहा हूँ, जो पूर्व सैनिक है उनको बोलना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी
एक दो चार जनरल हुड्डा बोले थे, जैनी बोले हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी हुए हैं, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात कही है कि सर्जिकल स्ट्राइक इतने बड़े बड़े किए हमने कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। सर्जिकल स्ट्राइक होती इसलिए है कि हमने दुश्मन को नेस्तनाबूद नहीं करना, टारगेट को नेस्तनाबूद करना है। हमने क्या किया है? दुश्मन हमारा पड़ोसी है, मानते हैं, आज से नहीं 47 से मानते हैं, बहुत बार हमने सहन किया है, लेकिन जब आतंकवाद के बल पर वो जीतना चाहता है, हम नहीं जीतने देंगे। लेकिन हमारी सेना के पीछे आप छुपो मत, सेना को फ्री हैंड देने की बात मत करो, सेना को फ्री हैंड दे दो। इससे पहले सेना के पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि सेना पहले फ्री हैंड थी। ये गलत डिस्कोर्स है कि सेना कभी फ्री हैंड नहीं रही। सेना के पास साजो सामान जितना भी था, उसी साजो सामान से युद्ध जीतने की क्षमता रही है सेना के पास, और जीते हैं युद्ध। तो अब जो चल रहा है ना, अब तो बिल्कुल ही इतना भद्दा प्रदर्शन हो रहा है कि सेना के तीनों जनरल आके वो भाषा बोलेंगे जब अग्निवीर पर कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, क्या बच गया? और अग्निवीर पर जब रिटायर्ड जनरल बुक लिखते हैं तो उस बुक को रोक लिया जाता है अशोक जी। जी। इससे ज़्यादा और हम क्या करेंगे? तो पूर्व सैनिकों को इस वक्त ये मौका है, सामने आना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि सत्ता हमारे पीछे ना छुपे, सत्ता राजनीति करना चाहती है करे, लेकिन वो अपने फेलियर को हमारे पीछे ना लगाए। और सत्ता अगर फेलियर को पीछे लगाती है तो ये हमारे लिए भी बहुत खतरनाक बात है, आम जन के लिए खतरनाक बात। नहीं, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई एक महिला है, रिटायर्ड विंग कमांडर है, उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी, जो बीजेपी है, वो अगर सेना के पीछे मतलब उसको यूज़ नहीं करे तो एक चुनाव नहीं जीत सकती। कैसे न कैसे सेना को आगे ले आती है। हाँ, तो अशोक जी ने बताया ना, अभी हिंदू मुस्लिम ना हो, जात पात धर्म को ना लाएं और सेना को ना लाएं। आपको ध्यान होगा पिछली बार जब हमला हुआ था, पूरी सेना के खूब बौखला दिया गया था कि सतपाल मलिक बोल रहे हैं यार, सर्वे बोल रहे हैं कि ये गलत हो गया था। उस वक्त चूरू में साहब पीछे पोस्टर लगा रहे थे, महाराष्ट्र में पोस्टर लगा रहे थे, शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे थे। तो इस वक्त आतंकवाद को मिटाने की बात चल रही है, तो इस वक्त तो आप फौज के साथ खड़े हो जाओ, फौज को कहने दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। आप ये मत छुपाइए कि हम सदन में ये नहीं कहेंगे। सेना ने जो ब्रीफिंग की है उसको आप यार टारगेट करते हैं, तो फिर बचा क्या है? बचा कुछ नहीं है। ये अशोक जी वाली बात है, बचा कुछ नहीं है। बचाना है हम सबको, जनता को और पूर्व सैनिकों को अब आगे आना चाहिए। ये बहुत कुछ चल रहा है, अभी आगे क्या होना है अभी देखते हैं। अभी तो ये एपिसोड खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक और नया सोसा सुन लिया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये स्थगित किया है, ऑपरेशन स्थगित नहीं हुआ करते। फौज के लोगों से पूछो, ऑपरेशन टारगेटेड होते हैं और खत्म करने के बाद वापस लौटती है सेना। तो ये क्या आप भ्रम फैला रहे हैं? हर बात में भ्रम है, कोई सवाल के जवाब नहीं है। तो आम जनता इस टाइम बड़ी कन्फ्यूजन में है, और ये सूचना तंत्र का युग है, इसमें गलत सूचनाएं भरी पड़ी हैं, सही सूचनाओं का कोई एवेल्युएशन नहीं हो रहा है। कोई अगर एवेल्युएशन कर रहा है तो उन फेक न्यूज़ को सामने ला रहा है तो उसको अंदर कर दिया जा रहा है। तो लोकतंत्र वाली बात तो कुछ है ही नहीं। आतंकवाद तक तो हम पहुँचेंगे कैसे? पहले अपने देश को बचाओ अंदर, फिर हम लड़ पाएंगे बाहर के लोगों से। तो ये हमारे जो विद्वान साथी थे हमारे साथ, अशोक जलंधरा जी और राजेंद्र स्वामी जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो चर्चा हुई, जो बातचीत हुई, जो डिस्कोर्स हुआ, देश की विदेश नीति, राजनीति और अनेक मुद्दों को लेकर आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।